अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजिया नियाजी। सुनो राउंडअप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पाक ईरान ताल्लुकात में एक नए दौर का आगाज हुआ है। आज ईरानी सदर 3 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। 2017 के बाद ये किसी भी ईरानी सदर मुमलिकत का पहला दौरा पाकिस्तान है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर ने मुलाकात में दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों मुल्कों की मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती हुजूम बढ़ाने के लिए 8 शोबेजात में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अपनी गुफ्तगू के दौरान ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन हमारे लिए काबिल एहतराम है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन नागुज़ीर है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम और मंशियात के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरानी सदर ने यह भी कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इक्तिसादी और तजारती हुजूम काबिल कबूल नहीं है। हमने पहले मरहले में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजूम को $10 अरब तक बढ़ाने का फैसला किया है। अपने दौरे के दौरान ईरानी सदर आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर लाहौर और कराची का दौरा भी करेंगे, जहां वो सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इस वक्त ईरानी सदर का दौरा पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना है। इस दौरे की टाइमिंग सबसे अहम है। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान इसराइल कशीदगी अरूज पर है। दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। गजा की सूरत-ए-हाल भी इंतहाई तशवीशनाक है। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। हालिया दिनों में पाक ईरान ताल्लुकात में भी उतार चढ़ाव तो दिखाई दिया। ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की तकमील भी दोनों मुल्कों के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान की क्या अहमियत है? इस दौरे के आलमी सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी किस्म की सालसी का किरदार अदा कर सकता है? इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बैनुल-अक़वामी अमूर की माहिर डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। ये बताइए, आप ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान को कैसे देखती हैं? इस दौरे की टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? कि इस दौरे की अहमियत से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, लेकिन जो बात समझने के लिए ज़रूरी है वो ये कि ये दौरा तो प्लान उस वक्त हुआ था जब पाकिस्तान और ईरान की आपस में थोड़ा ताल्लुकात में कशीदगी आई थी और ईरान ने बिल्कुल अनवारंटेड अटैक पाकिस्तान पे किया था और फिर पाकिस्तान ने उसका मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया था और उसके बाद दोनों तरफ से कोशिश की गई थी कि हालात को बेहतर किया जाए और ताल्लुकात को डगर पर वापस लिया जाए। तो जो सबसे अहम बात है पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात में वो जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है। और वो जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स ये हैं कि पाकिस्तान जो है ट्रेडिशनली जिनको सपोर्ट करता है उनके तकरीबन ईरान बरखिलाफ जाता है, बिलखुसूस मिडल ईस्ट में। तो मिडल ईस्ट में सऊदी अरब को जो लोग जो ममालिक चैलेंज करते हैं, जो फैक्शंस चैलेंज करते हैं, उनकी सपोर्ट पाइपलाइन ईरान से चलती है। तो इसकी वजह से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में तातुल आता है। लेकिन जो अहम बात यहाँ सोचने और समझने की है कि बावजूद इस मुश्किल जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक डायनेमिक्स के जो हमारे ट्रेड वॉल्यूम्स हैं वो अच्छे रहे हैं। हम इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमने पेशकदमी की है फॉर इकनॉमिक गुड फॉर बोथ कंट्रीज। इसमें सबसे अहम बात हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स हैं और बॉर्डर बाजार्स हैं जो इंतहाई फाल, इंतहाई फंक्शनल। ठीक है, ईरान और सऊदीया के दरमियान भी अब काफ़ी ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं चीन की सालिसी के बाद। जी, मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक लहर चली है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसको हम द पावर ऑफ द मिडल पावर्स जो है, जो जिस तौर मिडल पावर्स अपने आप को पिच करते हैं, तो उस तरह से हम देखते हैं कि चाइना की बैकिंग से बहुत सारी मिडल पावर्स अपने आप को तौर पे पिच कर पाती हैं। और जो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसके बाद आपने देखा कि थोड़ा सा समझिए डिस्टेंस आया है यूएस और सऊदी अरब की रिलेशनशिप में भी। तो ये जो है ये पाकिस्तान के लिए एक जगह है अपना डिप्लोमेटिक फुटवर्क करने की या टू गेट इट्स फुट इन। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो समझदार ममालिक हैं, जिसमें सबसे सर फहरिस्त नाम शायद चाइना का भी आता है और इंडिया का भी आता है, वो अपने जियो स्ट्रैटेजिक मसाइल को अपनी जियो इकनॉमिक ग्रोथ के रास्ते में नहीं आने देते।
इसकी सबसे बड़ी मिसाल इंडिया की और चाइना की है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की रिलेशनशिप बिल्कुल ईरान के साथ उसी पैटर्न पे चल सकती है। जियो स्ट्रैटेजिकली हमारे अंदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारी जियो इकनॉमिक कन्वर्जेंस जो है वो अहम है। जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें आपने भी मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स की बात की। मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स कम अहम होते हैं। जिस डेवलपमेंट की तरफ मैं देख रही हूँ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वो करेंसी एक्सचेंज के इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान और ईरान के बीच में बदस्तूर मौजूद हैं, वो पीस पाइपलाइन है जिसकी प्राइसिंग अमूमी तौर पर आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो अपनी साइट पर वो कुछ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन आगे बढ़े। जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो गैस की प्राइसिंग ईरान इस वक्त पिच कर रहा है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के लिए कम एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो कहता है कि हम टर्की को भी बेच रहे हैं, हम अज़रबैजान को भी बेच रहे हैं, लेकिन टर्की को वो महंगी गैस बेच रहा है। पाकिस्तान की मार्केट कंजम्पशन के लिए प्राइस एनालिसिस या प्राइस रिविजिट की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरफ से कमज़ोरी ये है कि हमने एरिया लैंडमार्क नहीं किया है, गवादर में कहाँ ये गैस पाइपलाइन बनेगी, और बहुत लंबा तातुला है। 2012 में ईरान ने कंप्लीट कर ली थी, 2014 में हमने कहा था हम काम शुरू करेंगे, अभी हम 2024 में खड़े हैं, हम फिर बात कर रहे हैं कि ये पाइपलाइन आगे बढ़े। मेरा ख्याल है कि वहाँ पे प्रोग्रेस स्लो ही रहेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है जो हुमा साहब, आपको लगता है कि इस दौरे के बाद ईरान गैस पाइपलाइन के मुतालिक जो आइस थी वो ब्रेक हो जाएगी, कुछ बेहतरी आएगी, मुआहिदा हो जाएगा, पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा? जो स्मार्ट डिप्लोमेटिक फुटवर्क ये होता है कि आप इमीडिएटली पेन पॉइंट की तरफ ना जाएं। और बहुत सारी बातें की जा रही हैं ना, फॉर एग्जांपल ये कहा जा रहा है कि जो मैरीटाइम लिंक्स हैं हमारे, जो हमारी मरीन क्लोजनेस है, उसको हम पूरी तौर पर इस्तेमाल करें। जो हमारा ट्रेड पोटेंशियल है वो इस वक्त 50% पे खड़ा है, उसको हम आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम चबहार और गवादर को सिस्टर पोर्ट्स के तौर पे डिक्लेयर कर दें। का विजिट है वो बहुत क्रिटिकल है, इंतहाई अहम है, क्योंकि जो पोर्ट्स हैं, जो मैरीटाइम लिंकेजेस हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है एक बात हमें टैग लाइन बनानी चाहिए कि जो हमारे इकोनॉमिक कन्वर्जेंस है, इट शुड ट्रायम्फ, या वो बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है और होनी चाहिए। हमारी जो थोड़ी बहुत ताल्लुकात में दीगर मसाइल हैं जिसमें हमें बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स बेहतर करने, हमने किए भी हैं, कुछ बहुत उम्दा स्टेप्स लिए भी गए हैं, उनको मज़ीद कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। उमा साहिबा, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका के ब्लॉक में रहा है, अमेरिका का एलॉय रहा है, और आपने देखा होगा कि अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात भी कोई इतने हमवार नहीं रहे। तो मगरबी दुनिया ईरानी सदर के दौरे को कैसे देखेगी, बिलखसूस अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की आपको पता है कि पाकिस्तानी पॉलिसीज़ पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे ईरान गैस पाइपलाइन की आप बात करें। सो यू थिंक कि ये मगरबी दुनिया ईरानी सदर के दौरे को कैसे देखेगी? क्या पाकिस्तान को किसी किस्म के बैरूनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है? स्केप्टिसिज्म तो जाहिर है कि होगा। आपने देखा कि दौरे से बिल्कुल कुछ दिन पहले जो मिज़िल कंपनीज थी उनके ऊपर सैंक्शंस आई, और फॉरेन ऑफिस का बिल्कुल वाज़ेह स्टेटमेंट आया कि ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एंटिटीज़ है, ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस है। तो पाकिस्तान ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे उनका बिल्कुल बरमला इजहार किया। लेकिन देखिए, मैं आपसे ये भी गुजारिश करूँ, यही डिप्लोमेटिक स्मार्ट फुटवर्क होता है। कंस्ट्रेंट्स तो हमेशा होते हैं, खतरनें तो हमेशा होती हैं, क्योंकि वो अपना इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान किस किस्म का डिप्लोमेटिक फुटवर्क करेगा, क्या स्टेप्स उठाएगा अपने इंटरेस्ट को, पाकिस्तान फर्स्ट को सामने रखने के लिए। और मैं दोबारा आपसे गुजारिश करूँ, ये जो हमारे यहाँ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ होता है या उनका इस्तेमाल होता है इंटरनल ब्लेम गेम के लिए, आपस में एक दूसरे को गिराने के लिए, वो इंतहाई नुकसानदेह है। फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ जलसों में नहीं तय होते, ना उनको सियासी जलसों में घसीटा जाता है। इस ट्रेंड को ख़त्म होना चाहिए। ये पाकिस्तान की माशी बका के लिए अब नुकसानदेह साबित हो रहा है। ठीक, एक तवील अरसे से वेस्ट ब्लॉक की तरफ से ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी। क्या इस दौरे से ईरान की सफारती पोजीशन खत्ते में मुस्तहकम होगी, या यूं कहें कि सफारती तन्हाई का तासुर दूर होगा? देखिए, ईरान वो मुल्क है जो 40 साल से, तकरीबन 4 दिहाइयों से
वो इस रिस्ट्रिक्टिव फ्रेमवर्क के साथ सरवाइव भी कर रहा है, वहाँ रेजिलियंस भी है और वो आगे भी बढ़ रहा है। इस वक्त ईरान कंपैरेटिवली कम डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, क्योंकि जो दुनिया की सियासत बनी है, जो ब्लॉक पॉलिटिक्स में आपको रशिया और चाइना रॉक सॉलिड ईरान के साथ खड़े नज़र आते हैं। और फिर हमने ये भी देखा है कि इंडिया जो है वो अपने इंटरेस्ट को लेके आगे चलता है, वो बिल्कुल मिडिल पावर पॉलिटिक्स खेलता है टू द हिल्ट, जहाँ वो हार्ड हेजिंग करता है और वो ये नहीं देखता कि उसके ताल्लुकात अगर वेस्ट से हैं तो फिर वो ईरान से ताल्लुकात नहीं रख सकता। वो हर उस मुल्क से अपने तजारती और दूसरे ताल्लुकात रखता है और बढ़ाता है जहाँ उसको इंडिया का माशी फैज़ नज़र आता है। तो ये जो हार्ड हेजिंग की पॉलिसी है, मेरे ख्याल है इसने मिडिल पावर्स ने जब इसको अपनाया है तो इससे ईरान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में कदर कमी आई है। और इज़राइल की जो सूरत हाल बनी है, जो गज़ा में इज़राइल का PR फेलियर है और वहाँ अमेरिकन ऑल आउट सपोर्ट है टू इज़राइली एट्रोसिटीज़, वहाँ ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर कई ममालिक में डेवलप हुआ है और जस्टिफिकेशन मिल गई है ईरान को जो उसका प्रॉक्सी वॉर फ्रेमवर्क है उसके लिए। नो डाउट कि आज का दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के लिए। ये दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक ये नुक्ता भी आ रहा है कि क्या इस दौरे की दावत के पीछे अमरीकी हमायत या रजामंदी मौजूद है कहीं पर, या यूं कहें कि बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए अमरीका पाकिस्तान को एज ए प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा हो? देखिए, अगर क्या सालिसी का किरदार अदा कर रहा हो पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान? अगर पाकिस्तान ये किरदार अदा करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान ने इन द पास्ट अमेरिका और चाइना के बीच में भी ये किरदार अदा किया था और बहुत फाल और अच्छे तरीके से किया। ये इस दौरे में ये हो सकती है? मेरे ख्याल है कि देखिए, ऑप्शंस हमेशा मौजूद होती हैं, लेकिन इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है वहाँ में कोई इमीडिएट पेशरफ नहीं देखती। और जिस तरह से इन मिज़िल कंपनीज़ के ऊपर सैंक्शंस आई और ईरान पे भी यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि हम और सैंक्शंस लगाएंगे, क्योंकि देखिए वो इज़राइल से इस वक्त किस तरह बातचीत कर रहे हैं। ये जो प्रो इज़राइली लॉबी है वो इज़राइल से कह रही है कि आप हॉट वॉर में ईरान के साथ ना जाएं, हम ईरान पे मज़ीद सैंक्शंस लगा देते। इज़राइल ने प्रोवोक किया था ईरान को कि एक हॉट वॉर हो जाए और फिर ये जो वेस्टर्न लॉबीज़ हैं ये बाय कंपल्शन उसके साथ जुड़ जाएं और कॉन्फ्लिक्ट एक्सपैंड कर जाए। ये पॉलिसी थी बेंजामिन की, जिसके ख़िलाफ़ अब तल अवीव में भी बहुत बात हो रही है और अमेरिका में भी बहुत बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि द ग्लोबल पॉलिटिक्स इज़ सच के रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं और ईरान इस रीअलाइनमेंट को अच्छे तौर खेल रहा है। और जो उसका प्रिंसिपल्ड स्टांस था ऑन इजरायली अग्रेशन, वो अब वैलिडेट होता नजर आता है, क्योंकि चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप हो चाहे दीगर लोग हों, वो एक बात तो वॉल स्ट्रीट जर्नल वो ये कहता है कि PR वॉर तो इजराइल हार रहा है। इस दौरे का आप प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या देख रही हैं? देखिए, इस दौरे का तो प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज टू डू द डैमेज कंट्रोल, जो एक बीच में सूरत हाल हुई थी जनवरी में, वो थी। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें जो मुझे प्राइम ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज़, कनेक्टिविटी को बेहतर करना। मेरा ख्याल है द थ्रस्ट इज़ इकोनॉमिक रादर देन एनीथिंग एल्स। अच्छा, पाक ईरान ताल्लुकात के लिए जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, आपकी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए दोनों ममालिक के लिए? वेस्ट का दबाव हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है, व्हाट डू यू थिंक? ये इन मसाइल से ज़्यादा आपके अंदर पॉलिटिकल फॉलो अप, कन्वर्जेंस। देखिए, प्राइवेट सेक्टर तो काम कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर ईरान के साथ कारोबार कर रहा है, स्मगलिंग भी ईरान के साथ ठीक ठाक होती है। आपके पास ईरानियन ऑयल, ईरानी तेल का सबसे बड़ा मसला जी। देखना ये है कि ये जो पोटेंशियल है, जो अल्टरनेटिव सेक्टर में इतना थ्राइव कर रहा है, इसको तेहरान और इस्लामाबाद कंसोलिडेट करके बायलैटरल बिटवीन टू स्टेट्स बना पाएगा या नहीं। मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। राइट, थैंक यू सो मच हुमा साहिबा आपके वक्त का। मुझे लेनी एक ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, पूरे मुल्क में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो चुका है, मगर पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी ने किसानों को परेशान कर दिया है। पंजाब हुकूमत की
की जानिब से 3,900 रुपए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की गई है। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों से बराह रास्त गंदम खरीदने के लिए हुकूमत ने कोई वाज़ेह हदफ मुकर्रर नहीं किया। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि पंजाब के किसान इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। काश्तकार ये समझते हैं कि गंदम की फसल उगाने के लिए महंगी बिजली, महंगी खाद, महंगी अद्वियात, महंगी लेबर और दीगर अखराजात के बाद गंदम की कीमत महज 3,900 रुपए मुकर्रर करना किसानों के माशी कत्ले आम के मुतरादिफ है। जुल्म की दास्तान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की सरकारी खरीदारी मुहिम के लिए जो पॉलिसी इख्तियार की गई है उसने किसानों को मिडलमैन और फ्लोर मिल्स के रहमो करम पर छोड़ दिया है। पंजाब हुकूमत इस मरतबा सिर्फ 6 एकड़ की मलकियत रखने वाले किसान से गंदम खरीदेगी। फी किसान सिर्फ 6 बोरी बारदाना दिया जाएगा। किसानों की रजिस्ट्रेशन के लिए जो शराइत आयद की गई उन पर भी काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बेशतर किसान मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाने में नाकाम रहे। ज़राए के मुताबिक बारदाना ऐप पर हुकूमत को 4,06,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 2,20,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसान से गंदम ना खरीदने की वजह से काश्तकार गला मंडियों में गंदम बेचने पर मजबूर है। मगर अफसोस की बात यह है कि गला मंडियों में हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा इमदादी कीमत 3,900 रुपए भी किसान को नहीं मिल रहे। पंजाब के किसान 2,800 से 3,200 रुपए में गंदम बेचने पर मजबूर है। पंजाब के किसान हुकूमत इस वक्त की इस इस्तेसारी पॉलिसी से दिल बर्दाश्ता दिखाई दे रहे हैं। किसानों का मौक़िफ़ है कि इस मरतबा मुनाफे तो दूर की बात, गंदम की पैदावारी लागत भी पूरी नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो अगली फसल उगाने से कासिर है। तारीख ये बताती है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इस साल सरकारी बारदाना के अजरा के हद 12 एकड़ से कम करके 6 एकड़ मुकर्रर की गई है। माजी में फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाता था, जिसे इस मरतबा कम करके महज 6 बोरी कर दिया गया है। गुज़श्ता साल किसानों को फी बोरी 60 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए गए थे, जिन्हें इस मरतबा कम करके 30 रुपए फी बोरी कर दिया गया है। गुज़श्ता साल पंजाब हुकूमत ने किसानों से 45 लाख टन गंदम खरीदी थी। 2023 के लिए गंदम की सरकारी खरीदारी का मजमूई हदफ 78 लाख टन मुकर्रर किया गया था। तहम इस मरतबा पास्को 14 लाख, सिंध 10 लाख, जबकि बलोचिस्तान 50,000 टन गंदम किसानों से खरीदेगा, यानी मजमूई तौर पर 24.5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी को मुतनब्बे किया है कि गंदम के मुजव्वज़ा अहदाफ सूबाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी हैं। सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत ने गंदम की पैदावारी लागत के मुताबिक गंदम की कीमत क्यों मुकर्रर नहीं की। सवाल ये है कि क्या पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम ना खरीद कर मिडलमैन और आटा माफिया को फायदा पहुंचाना चाहती है। सवाल तो ये भी अहम है कि पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी के फूड सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरतब होंगे। इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सरबराह किसान इत्तेहाद कौंसिल खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइए, गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपए मुकर्रर करने और गंदम की सरकारी खरीदारी पॉलिसी पर किसानों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इस सिलसिले में आपकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात का क्या नतीजा बरामद हुआ, कुछ तय हुआ? पहले तो मैं आपको ना इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि ये फायदा किन किन को पहुंचाया गया है और किन किन को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जी, पहली चीज ये है कि हमारे पास सफिशिएंट 1 अप्रैल की जो रिपोर्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की, उसके मुताबिक हमारे पास 47 लाख टन गंदम मौजूद है। उसके बावजूद गंदम बाहर से इंपोर्ट की गई 32 लाख टन। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है कि 31 मार्च तक इजाजत दी गई गंदम इंपोर्ट करने की, हालांकि फरवरी एंड पे सिंध की गंदम आ जाती है। कभी नहीं हुआ कि फरवरी मार्च में गंदम बाहर से इंपोर्ट की जाए और जब हमारे पास अपने पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद हो गंदम का। 47 लाख टन हमारे पास गंदम मौजूद थी। दूसरा काम ये हुआ, उनको फायदा पहुंचाने के लिए जिन्होंने बाहर से गंदम इंपोर्ट की, क्योंकि पहली दफा इंटरनेशनल रेट पाकिस्तान से कम था। पहले हमेशा पाकिस्तान का रेट कम होता था, इंटरनेशनल रेट ज्यादा होता था, और पाकिस्तानी काश्तकार को कभी भी इंटरनेशनल रेट का पाकिस्तान में फायदा कभी नहीं मिला। बाज़ों का ये भी हुआ है कि हमसे बाहर का रेट डबल होता था, इसलिए मगल होती थी। तो जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए पंजाब ने जो काम किया, पंजाब ने ये काम किया, जो उनके पास गंदम उन्होंने 3900 पे खरीदी थी हमसे पिछले साल, हमेशा उसी रेट पे वो रिलीज करते हैं इनको फ्लोर मिल्स को। उन्होंने जानबूझ के उसका रेट 4785 रुपए, पहले 4700 रुपए किया, फिर 85 और बढ़ा दिया, 4785 रुपए रेट कर दिया।
ताकि फ्लोर मिल वाले या जो भी खरीदार हो वो बाहर की गंदम खरीदे और गंदम खरीदे, ये गंदम ना सेल हो। ये निगरान हुकूमत के वक्त में जो ये फैसला हुआ ईसीसी में इस्लामाबाद में कि गंदम इंपोर्ट की जाए, मेरी गुजारिश ये है कि हमें कम से कम उसमें $1 बिलियन एक तो ज़र मुबादला खर्च हुआ, 100 अरब रुपया काश्तकार का इसमें इन्होंने माफिया ने उसमें कमा लिया। ये जो नुकसान हुआ है ये ईसीसी के फैसले से हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि जिन्होंने समरी मूव की, जो जितने भी इस साजिश में शामिल हैं, उनको कम से कम फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान के करोड़ों काश्तकारों का मुआशी कत्ल हुआ है। मुझे आप एक चीज बताएं कि 6 एकड़ का काश्तकार जो है वो तो ले बारदाना, जिसके 6.25 एकड़ है, 6.5 एकड़ है, वो एक बैग नहीं ले सकता, 7 एकड़ वाला नहीं ले सकता, 10 एकड़ वाला नहीं ले सकता, 20 एकड़ वाला, 100 एकड़ वाला, जो पाकिस्तान की ये सारे खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान के, तो ये सारे लोग पाकिस्तान में कि शमूलियत के सामने हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पंजाब हुकूमत ने मिडिल मैन और आटा माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों का इस्तेमाल किया है? हमेशा फायदा उन्हीं लोगों को होता है, फ्लोर मिल वालों को फायदा होता है, आरती को फायदा होता है, मिडिल मैन को फायदा होता है। हमने सबक नहीं सीखा कि हमारे साथ होता क्या रहा है। हमने सबक नहीं सीखा कि आज से 1.5-2 साल पहले हमने 24 खवातीन शहीद करवाई आटे की लाइनों में लग के, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, लाइनों में मर गई वो बेचारी। क्या हमने कोई सबक हासिल किया? काश्तकार जो लगा खर्च करता है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। देखो ना, यूरिया उसने ब्लैक में खरीदी है, सिर्फ यूरिया की मद में हमने ब्लैक में 150 अरब रुपया एक्स्ट्रा अदा किया इस कदम के ऊपर, 150 अरब रुपया। कंपटीशन की रिपोर्ट भी आई है इस पे, उन्होंने बाकायदा इंकशाफ भी किया। ईद से पहले बाकायदा एक रिपोर्ट आई थी, 150 अरब रुपए किसानों का नुकसान हुआ है, सब्सिडी वो खा गए। 150 देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, 150 अरब रुपया, ये तो मैं वो बात कर रहा हूं जो जिस रेट पे आई उससे फालतू रेट पे, जो कंट्रोल रेट से ऊपर रेट जो दरमियान मिडिल मैन ने उसको बेचा है, वो 150 अरब रुपया बनता है। और काश्तकार लाइनों में लगा, काश्तकार को यूरिया मिलती नहीं थी, वो ब्लैक में परचेज करता था, क्योंकि रियासत की रेट जो है ना वो काश्तकार के ऊपर है, माफिया के ऊपर रेट नहीं है। सर, आपने मुझे बताया नहीं, आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, उस मुलाकात की क्या फाइंडिंग्स थी? क्या रीजन है कि क्या आप अपनी बात समझा नहीं सके, या फिर उनको समझ नहीं आई, या वो समझना नहीं चाहते? क्या रीजन है? आपने अपना मुकदमा पेश किया, जी क्या रीजन है कि वो पॉलिसी रिवाइज करने पे आमादा नहीं हुए? मैं बता देता हूं उस मीटिंग के आउटकम्स क्या निकले? बता देता हूं। मैंने 2 गुजारिशात की कि एक तो कम से कम 40 लाख टन अपना जो वो रखें कि हम 40 लाख टन परचेज करें काश्तकारों से। दूसरा, ये जो बोरियों का तरीक़ेकार है, जो बैग देने का है, बारदाने का, ये तरीक़ाकार बदलें। जो पहला तरीक़ाकार था वही अपना है कि मिनिमम कोई भी काश्तकार आके कम से कम 200 बैग ले सके। वो होता ये था पहले, हम बैक वक्त 200 से लेके 500 बैग तक ले सकते थे। तो आपने अपनी रिजर्वेशंस मरियम साहिबा के सामने रखी कि जो कीमत आप लोगों ने मुकर्रर की है हुकूमत ने 3,900 रुपए, उसमें भी कम से कम वो तो मिले, वो तो इंश्योर करे, लेकिन वो भी नहीं मिल रही गला मंडियों में। तो क्या आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया उनके सामने? मोहतरमा, मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उनको बताई थी कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन मैंने ये गुजारिश की जिस तरह आप फरमा रही है। मैंने कहा जी, जो 3900 रुपये रेट आपने फिक्स किया उसके मुताबिक हमें वो 3900 रुपये रेट मिले, हमारे कारोबार को बाइज्जत और मुनाफा बख्श बनाया जाए, क्योंकि इस वक्त हमें जो लग रहा है कि हमारा कारोबार ना बाइज्जत है ना मुनाफा बख्श है। पहले मुझे ना खालिद साहब ये बताइए, आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की थी, हमारे व्यूअर्स को आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में ज़रा समझाएं ताकि उनको भी समझ आए कि प्रॉब्लम क्या है कि हुकूमत ने 3,900 रुपए गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की है। क्या किसान इस कीमत से अपनी पैदावारी लागत पूरी कर लेगा? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है और आपके ख्याल में क्या कीमत होनी चाहिए, और जो हुकूमत ने दी है, सरकार ने जो दी है, वो क्या है और क्या होनी चाहिए? देखिए जी, हमने जो हुकूमत से गुजारिश की थी, हमारी गुजारिश थी कि 5,000 रुपये रेट होना चाहिए गंदम का। अच्छा। और हमें मिली 3900 रुपया। 75,000 रुपये का ठेका है हमारा, जो हम लीज बनी पे 70% रकबा आपका ठेके पे है। 75,000 रुपये 6 महीना ठेका, मैं मिनिमम ठेका लगा रहा हूँ, एवरेज कर निकाल रहा हूँ। 75,000 रुपये ठेका है और तकरीबन एकड़ के ऊपर 80,000 के लगभग मैं मिनिमम खर्चा बता रहा हूँ, 70 से 80,000 रुपये खर्चा है। यानी कि हमारा आप 1.5 लाख 1,60,000 टोटल एकड़ का खर्चा लगा ले। और अगर हमारी 40 मन पैदावार आती है, अच्छा ये 40 मन जो नहीं आती, आपकी एवरेज पैदावार को 31-32 मन है, तो हमें क्या फायदा, हमें उसमें प्रॉफिट क्या मिला? देखे ना, कम से कम हम अगर 6 माह उस पर मेहनत करते हैं
तो हमें 25-30% उसका कोई फायदा भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन काश्तकार को फायदा नहीं हो रहा, काश्तकार को इसका नुकसान हो रहा है। मैंने मुतमा मरियम नवाज साहबा से गुजारिशात अपनी सारी की। मैंने कहा जी हमें बिजली महंगी मिली, खाद महंगे मिला, डीजल महंगा मिला, लेबर हमारी महंगी हो चुकी है। अच्छा, और हमें बहुत सारे लैंडों में लग के हमने यूरिया ली, जलीलो ख्वारों के यूरिया ली। तो उसके बाद अगर हमें बाइज्जत तरीके से अगर इसका रेट भी ना मिले, हम बाइज्जत तरीके से अब जाके फूड सेंटर पे दे ही ना बिल्कुल सही। सके, तो ये बताइए खालिद साहब, अगर आपको प्रॉफिट भी ना मिले, मतलब आपके हमने बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी पूरी नहीं हो पा रही, तो फिर इस जितना भी सरकार का ये जो फैसला है, इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी पे इन द लॉन्गर रन क्या होगा, किसान कैसे दोबारा से फसल मैं लगाएगा? वो आपको बता दे, गंदम के ऊपर अगली आपकी दो मेजर फसलें आ रही हैं, एक कपास आ रही है, एक चावल आ रहा है। दोनों फसलों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। दोनों फसलों के ऊपर काश्तकार के पास जब पैसे नहीं होंगे वो खर्च नहीं कर सकेगा, इसलिए वो दोनों फसलें कमजोर होंगी। उसके बाद अगली फसल जब गंदम काश्त का वक्त आएगा तो काश्तकार डर डर के काश्त करेगा। अगर डर डर के काश्त करेगा तो वो 10-15% काश्त में कमी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक। मैं तो ये चाहूंगा, अगर खोकर साहब आखिर में अगर किसानों का इस्तेसाल इसी तरह जारी रहा और हुकूमत ने आपकी बात ना मानी, इमदादी कीमत 5,000 ना की, तो आपको क्या लगता है किसानों का अगला लाहे अमल क्या होगा? देखिए जी, मेरा इस वक्त 5,000 वाला मुतालबा जो है ना वो नहीं है। मेरा इस वक्त मुतालबा है कि 3900 जो रेट रखा है उस पे परचेज करें फौरी तौर पे। अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हम अल्लाह की मखलूक तक उसका दिया और रिज़्क़ के जमीन का सीना चीर के उस तक पहुंचाए, इसीलिए हम ये भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया खालिद खोकर साहब आपके वक्त का। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी। नो डाउट ये सिर्फ किसानों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये पाकिस्तान की ज़राअत का मसला है, ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का मसला है। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत किसानों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गुज़श्ता रोज़ कौमी असेंबली की 5 जबकि सूबाई असेंबली की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने कौमी असेंबली की 2, पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने 1-1 नशिस्त हासिल की, जबकि बाजोड़ से कौमी असेंबली की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली की 10, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने 1-1 नशिस्त हासिल की। दिलचस्प बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल PP 36 वजीराबाद से अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त भी हार गई। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद एक तरफ तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से धांधली के संगीन इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की क़ियादत जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद दे रही है। बाज़ हल्के मुस्लिम लीग नून की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी को महज हुकूमत में होने और इस्टेब्लिशमेंट का लाडला होने का फ़ायदा समझते हैं, तो बाज़ हल्कों के मुताबिक पंजाब और वफाक में इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी ने मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी मैदान में फतह दिलवाई है। लेकिन नाकदीन ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने वोटरों को घरों से निकालने में नाकाम रही है। तहरीक इंसाफ का वोटर इस इंतखाबी निज़ाम की शफाफियत से मायूस दिखाई दे रहा है। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ये भी ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को पार्टी का मुनज़्ज़म तंजीमी ढांचा न होने की वजह से भी इंतखाबी मैदान में शिकस्त हुई है। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की फतह हो या तहरीक इंसाफ की शिकस्त की वजूहात जो भी हों, सवाल ये है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा, इस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पिलडेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। महबूब साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कल ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत और उसके तादियों ने अक्सरियती नशिस्तें जीत कर मैदान मार लिया है, आप हुकूमत की जीत को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें बहुत चीज़ें तो ऐसी हैं जो समझ में नहीं आ रही, समझ से बालातर हैं। मसलन मेरे लिए ये बात बड़ा मुश्किल है समझना कि लाहौर की नशिस्त पे जहाँ पे मरियम नवाज़ साहबा ने अपनी नशिस्त खाली की थी, वहाँ पे उनकी जगह एक दूसरे शख्स ने PML ने कामयाबी हासिल की, लेकिन उनका जो वोट में शेयर है वो मरियम नवाज़ साहबा से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा है। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब ने कसूर में नशिस्त खाली की थी, तो उनकी जगह पे जो निस्बतन गैर मारूफ से शख्स अब उनकी जगह पे इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा वोट भी हासिल किए हैं और वोट शेयर भी उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। यही कैफियत खैबर पख्तूनख्वा में हमें अली अमीन गंडापुर साहब की खाली की हुई नशिस्त पर नज़र आती है।
जहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब ने तो 44% वोट लिए थे जनरल इलेक्शन में, लेकिन उनकी जगह उनके भाई ने जो निस्बतन कम मारूफ हैं फैसल अमीन, उन्होंने जो वोट लिए वो 70% वोट है। तो ये सारी बातें समझने से मैं इसकी जस्टिफिकेशन तलाश कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर साहब की सीट के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि ये शायद JUI जिन्होंने अपनी नशिस्त अपने बाइकआउट कर दिया था और उन्होंने साबका इलेक्शन में 28% वोट लिए थे, तो अब उनके हामियों की बड़ी तादाद शायद PTI के साथ एक हम आहंगी महसूस करती है। लेकिन इसको पूरी तरह से समझने में कुछ वक्त लगेगा और पूरी रिजल्ट भी एनालाइज नहीं कर सके क्योंकि अभी तक फॉर्म 47 तमाम नशिस्तों का अपलोड भी नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। आपने जो तज्जिया किया था शुरू में, उसमें बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले दिनों में जो इन नतायज का इम्पेक्ट कर सकती हैं। यानी मिसाल के तौर से PTI हो सकता है उसके हामी इस नतीजे से मायूस भी हो जाएं और वो शायद तहरीक को जोश ना चला सकें, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो डेस्परेट हो जाएं इतने कि उसके मुकाबले में वो ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ आप तहरीक को चलाएं। तो ये आने वाले दिनों में कैसे ये प्ले आउट होगा, इसको देखना होगा और उसका जायज़ा लेना होगा। ठीक। अच्छा, नून लीग ने एक लॉजिक कल पेश की कि तहरीके इंसाफ का वोटर बाहर नहीं निकल सका, उस वजह से भी हमें इस तरह की कामयाबी मिली है। क्या तहरीके इंसाफ अपने वोटर को निकालने में क्यों नाकाम रही? मायूसी है शफाफियत की वजह से? आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है? सेकेंडली, ज़िमनी इंतखाबात की साख आपकी नज़र में कितनी इंपॉर्टेंट है? ये इस शफाफियत के लिहाज से ये इलेक्शन कहाँ खड़ा है? चूँकि ये ज़िमनी इंतखाबात एक ऐसे बैकग्राउंड में हो रहे थे जिसमें जनरल इलेक्शन के बारे में बहुत से सवालात थे जिनके जवाब नहीं मिले। मसलन ये कि इंतखाबात का रिज़ल्ट क्यों डिले हुआ, मसलन ये कि फॉर्म 45 अपलोड होने में इतनी देर क्यों लगी। इस किस्म के बहुत से सवालात थे जिसके बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। तो इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत मशकूक थी 2024 के आम इंतखाबात की। तो उसके फ़ौरन बाद चूँकि अब ये इंतखाबात हो रहे हैं तो इसका तसलसल ही समझना चाहिए। तो मेरे ख़्याल में इन इंतखाबात के बारे में भी अगर क्रेडिबिलिटी के बारे में सवाल उठाए जाते हैं तो वो उसी जनरल इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में और उसी के तसलसल में ही होगा। तो ये सवालात उठाए जाते रहेंगे जब तक कि इसके बारे में कोई तसल्ली बख्श या तो जवाब ना मिले या इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स उनका कोई फैसला ना कर दें। तो मेरे ख्याल में क्रेडिबिलिटी के बारे में जो सवालात हैं वो मौजूद हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात के बारे में क्रेडिबिलिटी के हवाले से आपने कहा कि सवालात मौजूद हैं, सो हम ये कह सकते हैं कि अगर 8 फरवरी के तनाजुर की उसमें देखें तो वोटर डिस्कनेक्टेड हो गया है। क्या वोटर इस इलेक्टोरल सिस्टम से मायूस हो गया है? उससे ये अंदाज़ा हो गया है कि उसकी वोट की पर्ची से तब्दीली नहीं आने वाली, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके वोट से वो कोई निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकता, ना उसके वोट से हुकूमत बन सकती है ना जा सकती है। अगर मैं वो वोटर हूँ तो मैं यही समझूंगा, क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात थे उसमें एक पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट लिए और सबसे ज़्यादा कौमी असम्बली में नशिस्तें भी हासिल कर लीं, लेकिन टेक्निकल वजूहात के बिना पे ना वो हुकूमत बना पाई, ना उन्हें रिज़र्व सीट्स मिल सकें। तो अगर मैं PTI का वोटर हूँ तो मैं बहुत मायूस हूँगा कि मैंने इतनी कोशिश करने के बावजूद वो जो सिंबल की एक बहुत बड़ी रुकावट थी उसको भी अबूर कर लिया और इसके बावजूद मेरे लोगों ने पार्टी को वोट दिया, इसके बावजूद पार्टी को ना नशिस्तें मिल सकी ना उसकी हुकूमत बन सकी। तो मैं यकीनन मायूस होऊंगा और उस मायूसी का असर अगर आपको ज़िमनी इंतखाबात के कम वोटर टर्नआउट पर नज़र आता है, वैसे कम वोटर टर्नआउट तो होता है ज़िमनी इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन जितना नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा कम हुआ है। ये 50% के करीब इनका वोटर टर्नआउट है। तो ये मैं समझता हूँ, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि मेरे ख्याल में जो वोटर है उसको एक तो ये भी महसूस हो गया जैसे आप कह रहे हैं कि वोटर मायूस है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे 8 फरवरी को एक पार्टी जो मकबूल थी लेकिन वो कबूल नहीं थी, उसको वोट भी पड़ा लेकिन वो कबूल नहीं थी, ये बताइए ये मकबूलियत और कबूलियत का खेल कब तक जारी रहेगा? जमहूरियत का मुस्तकबिल आपको क्या नजर आता है? कोई मुस्तकबिल नजर भी आता है या नहीं? ये जमहूरियत के नुकसान के लिए कितना बड़ा साइन है?
तो जमहूरियत के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन ये नुकसान तो बड़े एक तवील अरसे से जारी है। यानी जो कबूलियत और मकबूलियत का जो फिनोमेना है ये कोई नया नहीं है, ये 2018 में भी था, उससे पहले भी था। तो ये कब खत्म होगा? यू कैन गो एज बैक एज 1988, 1990, 1993, लेकिन ये ख़त्म कब होगा, ये ख़त्म मुझे नहीं मालूम कि को बहुत जल्दी ख़त्म होगा। लेकिन इसके नतीजे में जो माशरे के अंदर फिशर्स पैदा हो रहे हैं, जो दरारें पड़ रही हैं, वो बहुत नुकसानदेह हैं। इसलिए अगर इस सिलसिले को ख़त्म करके इन दरारों को पुर करने का काम कर लिया जाए तो वो मुल्क के लिए भी अच्छा है, मुल्क के इदारों के लिए भी अच्छा है, मुल्क की जमहूरियत के लिए भी अच्छा है। लेकिन इस वक्त कोई आसार मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो अगर ये आसार नहीं होंगे तो इसके नतीजे में इस मुल्क के अंदर एक बहुत फसाद की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा, नून लीग के इत्तेहादी और नून लीग के अपने कैंडिडेट्स को कितना फ़ायदा हुआ है उनकी हुकूमत में होने की वजह से? क्योंकि बाय इन लॉ कहा जाता है कि जिसकी हुकूमत होती है ऑब्वियसली ज़िमनी इंतखाबात में वो ही ज़्यादातर जीतते हैं, वो ही ज़्यादा उनके लिए आसानी होती है, वोटर्स का रुझान भी उस तरफ होता है। ये हमेशा ऐसे नहीं होता। हमने देखा था कि पीटीआई के दौर में जब ज़िमनी इंतखाबात हुए थे तो उनमें पीटीआई बहुत से इंतखाबात हार गई थी। बिल्कुल, वो उनकी अपनी सीटें थी, वो और भी फिर हार उनके गए थे। उसमें पीटीआई जीत गई। लेकिन जी हाँ, और पीटीआई की जो कारकर्दगी थी उसके बारे में लोगों का जनरल परसेप्शन था, महंगाई बढ़ रही थी, इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो रही थी वगैरह वगैरह, तो उसको एट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो एक कुल्लिया नहीं है कि वो हमेशा जो हुकूमत में होता है वही जीतता है। लेकिन ये चूँकि अभी जनरल इंतखाबात के फ़ौरन बाद इंतखाबात हो रहे हैं, तो अभी एक पार्टी जो पावर में आई है तो आम परसेप्शन तो यही है कि अभी ये कुछ अर्सा चलेगी, और कारकर्दगी के बारे में भी नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों परसेप्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल में लोगों ने अपने काम करवाने हैं, लोगों को ऐसी लोगों की मदद चाहिए जो पावर में है तो वो उनके काम करवा सके। तो मेरे ख्याल ये ज़्यादा बड़ा फैक्टर मुझे नज़र आता है। कारकर्दगी का फैक्टर अभी इस वक्त ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, आज अली अमीन गंडापुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मिसाल दी बाजोड़ की कि देखिए बाजोड़ में पीटीआई को शिकस्त हुई तो ये साबित करती है कि सूबाई हुकूमतें इन इंतखाबात में उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। यू थिंक कि बाजोड़ की हद तक ये शफाफियत थी इलेक्शंस में? मेरे ख्याल में इसे जनरलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कहीं जनरलाइज थी ज़िमनी इंतखाबात की हद तक, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिगिंग का वाक़या मुझे नज़र नहीं आता। अभी देखना होगा, लेकिन बज़ाहिर नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ी रिगिंग हुई है। लेकिन ये बताइए हुकूमत के लिए ये इंतखाबात के नताइज कितने हौसला अफजा है, वो कितने इत्मीनान बख्श है? इससे बहुत इत्मीनान बख्श है, मैं समझता हूँ। उनको बहुत सपोर्ट मिली होगी। अगर मिसाल के तौर से 2-3 सीटों के ऊपर भी अपसेट हो जाता, और मिसाल के तौर पे लाहौर की जो सीटें हैं, कसूर की जो सीट है, वहाँ पे वो हार जाती हुकूमत और पीटीआई के हमायती याफ्ता जीत जाते, तो हुकूमत के लिए बहुत अपसेट होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ना होने की वजह से अब हुकूमत को थोड़ा सा कुछ सांस लेने का मौका मिलेगा, कुछ स्टेबिलिटी पैदा करने के इम्कानात बढ़ गए हैं। और चूँकि उनको इकानमी को बहुत अटेंड करना है, तो ये स्टेबिलिटी उनके लिए बहुत ही अहम होगी। तो हुकूमत के लिए इन इंतखाबात के जो नताइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उनको बहुत हेल्प करेगी ये। अगर पीटीआई को तो बहुत फ़ायदा ना होता अगर वो 2-3 इंतखाबात जीत जाते, लेकिन इनको बहुत नुकसान होता। तो चूँकि ऐसा नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपके वक्त का ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर अपना क्रिटिकल एनालिसिस दे रहे थे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।